आप सभी श्रोताओं और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से। हम बात कर रहे थे जनजातीय व कृषक आंदोलन के बारे में। इसका समय था 1757 से 1857 तक की स्थिति में। भारतीय क्षेत्र में आप सभी को ज्ञात है, अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य करना प्रारंभ कर दिया था। एक बड़े क्षेत्र में उन्होंने अधिकार किया था क्रमशः, और इस क्रम में इसका प्रतिरोध भी अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ भारत में शुरू हुआ था। विशेषकर राजस्व को लेकर, स्थानीय राजाओं या सामंतों को पद से हटाने को लेकर के विशेष करके इस तरह के आंदोलन हुए थे। इन आंदोलनों में जनजातीय और कृषक आंदोलनों के बारे में हम बात कर रहे थे। पहले वीडियो में हमने पूर्वी भारतीय क्षेत्र में, विशेषकर बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में जो आंदोलन हुए थे उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में द्वितीय भाग में हम पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में जो जनजातीय और कृषक आंदोलन हुए थे उनके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी स्पष्ट किया था कि इनको पूरी तरह से जनजातीय और पूरी तरह से सामान्य कृषकों के आंदोलन में हम विभक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिले जुले आंदोलन होते थे और जितने भी कृषक आंदोलन हुए कहीं न कहीं कम या अधिक संख्या में जनजाति के सदस्य उसमें अवश्य सम्मिलित हुए थे। किंतु चैप्टर इस प्रकार का दिया गया है एमए के कोर्स में, इसलिए हम इस तरह से इसकी चर्चा कर रहे हैं। किंतु वास्तविक स्थिति ऐसी थी कि सभी आम लोगों ने मिलकर इसमें भाग लिया था। किसी आंदोलन में जनजातीय जो सदस्य थे उनकी संख्या अधिक थी, उसके आधार पे हम उनको जनजातीय आंदोलन कहते हैं, और कुछ वास्तव में पूरी तरह से जनजातीय आंदोलन भी था, किसी जनजातीय मुद्दे को लेकर के आंदोलन किए गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं पश्चिम भारत के विद्रोह। पहला है भील विद्रोह। खानदेश जिले में भीलों की आदिम जाति निवास करती थी। इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का स्वामित्व स्थापित हो गया था। भीलों के द्वारा 1812 से लेकर 1819 तक विद्रोह की गतिविधियां संचालित की गईं। अंग्रेजों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया है। वस्तुतः जो वास्तविक स्थिति थी, कृषि व्यवस्था का कष्ट, जो व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी उसके कारण कृषकों को कष्ट हो रहा था, भीलों को कष्ट हो रहा था, तथा अंग्रेजों की सरकार से भय ही इस विद्रोह का कारण थी। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत से इस विद्रोह का दमन प्रारंभ किया, किंतु भीलों में भयभीत होने के स्थान पर उत्तेजना फैल गई, उनका विरोध और बढ़ गया। और जब भीलों को अंग्रेजों की बर्मा में मिली असफलता की जानकारी हुई तो उन्होंने पुनः 1825 में सेवरम, जो इनके नेता थे, उनके नेतृत्व में पुनः विद्रोह खड़ा कर दिया। सामान्य तौर पर भारतीयों में यह धारणा बैठती गई थी कि अंग्रेज अजेय हैं, उनको पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बर्मा में वो पराजित हुए तो उससे भारतीय लोग, इनमें भील जनजाति भी सम्मिलित थी, प्रोत्साहित हुई और उन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया। 1831 एवं 1846 में पुनः विद्रोह हुए। इस प्रकार से लगातार भीलों ने विद्रोह शुरू किया था। कोलों का विद्रोह। भीलों के पड़ोस में निवास करने वाले कोल भी अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे, विशेषकर इस कारण कि अंग्रेजों ने उनके किलों को नष्ट कर दिया था। जो उनके किले थे, उनको, दुर्गों को इन्होंने नष्ट कर दिया था। दूसरा कारण था अंग्रेज शासन से उनमें बेकारी बढ़ गई थी। अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था ऐसी थी जिसमें बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों को हिस्सेदारी कराते थे, बाहरी लोगों को ले आते थे। इस कारण से इनमें बेरोजगारी बढ़ गई थी। तीसरे, अंग्रेज़ों की कृषि नीति से उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। 1829, 1839, 1844 से 1848 तक लगातार इन्होंने क्रमशः विद्रोह किया था, जिसका दमन अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। तो ये कोलों का विद्रोह था। तीसरा, कच्छ के क्षेत्र का विद्रोह। कच्छ और काठियावाड़ आप परिचित हैं, गुजरात का क्षेत्र है। काठियावाड़ और कच्छ के क्षेत्र में भी अंग्रेजों के विरुद्ध रोष था। कच्छ के राजा भारमल और झरेजा के समर्थक सरदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था।
1819 में राजा भारमल को हराकर अंग्रेजों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र को शासक घोषित कर दिया था ताकि अंग्रेज स्वयं मनमानी कर सकें। क्षेत्र का वास्तविक शासन अंग्रेजों के द्वारा अपने ऊपर लिया गया था, स्थापित किया गया था। वह एक परिषद के माध्यम से किया जाने लगा था, जिसका प्रमुख अंग्रेज रेजिडेंट होता था। इस परिषद के द्वारा अत्यधिक भूमि कर लगाने के कारण कृषकों में बहुत रोष था। जब बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की पराजय का समाचार इन्हें प्राप्त हुआ तो विद्रोह खड़ा हो गया। जैसा मैंने स्पष्ट किया था कि अंग्रेज अजेय हैं, ये धारणा भारतीयों में बैठ गई थी, किंतु जब उनके पराजय की सूचना मिली तो इससे अत्याचार के खिलाफ, अपने खिलाफ जो अत्याचार ये कर रहे थे उसके विरोध में खड़े हो गए थे। इन्होंने भी विद्रोह खड़ा किया। भारमल को पुनः शासक बनाने की मांग को लेकर विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1831 में पुनः विद्रोह हुआ, जिसका दमन अंग्रेजों के द्वारा साम दाम और दंड भेद की उनकी जो नीति थी उस नीति के माध्यम से इन्होंने की, किंतु यहाँ भी विद्रोह लगातार होता रहा। बघेरा का विद्रोह। इस क्षेत्र में प्रारंभ से ही अंग्रेजों का विरोध था। जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से इस क्षेत्र में लोगों से अधिक भूमि कर प्राप्त करने का प्रयास किया। हम देखते हैं प्रायः सभी जगह भूमि कर अवश्य एक मसला था, एक मामला लगातार रहा था। एक प्रमुख कारण के रूप में राजस्व में जो वृद्धि अंग्रेजों ने की थी और उसमें जो छेड़छाड़ इन्होंने की थी, जो व्यवस्था थी उसमें, उसके कारण ज़्यादा विरोध हुआ था। सशस्त्र विद्रोह इसी कारण यहाँ प्रारंभ हो गया। बघेरा के सरदार ने इसका नेतृत्व किया। 1818-1819 के बीच अंग्रेजों के प्रदेश पर आक्रमण इन्होंने शुरू कर दिए, अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिए। 1820 में यहाँ पर अंग्रेजों की दमन नीति के द्वारा शांति की स्थापना बघेरा के क्षेत्र में की जा सकी। रमोसी विद्रोह। एक आदिम जाति रमोसी जो पश्चिम घाट में निवास करती थी, इनमें अंग्रेजी सत्ता की पद्धति, जिस ढंग से वो शासन करते थे, तथा प्रशासन से बहुत विरोध था। 1822 में इनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया तथा सतारा के आसपास का प्रदेश लूटा। 1825-26 में पुनः यहाँ पर विद्रोह हुआ और इस प्रदेश में 1829 तक, 1822 से लेकर 1829 तक उपद्रव होते रहे और अशांति बनी रही। अपने दमन चक्र से अंग्रेजों ने इन विद्रोहों और आंदोलन को भी शांत करने का प्रयास किया। कोल्हापुर और सावंतवाड़ी के क्षेत्र के विद्रोह। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ था। इससे लोगों में बहुत असंतोष था। इसके पूर्व राजस्व व्यवस्था से भी इस क्षेत्र में पर्याप्त असंतोष था। गटकरी या गाटकरी जो वंशानुगत सैनिक जाति थी और मराठों के दुर्गों में सैनिकों के रूप में ये लोग कार्य किया करते थे, उनकी छंटनी कर दी गई, उनको हटा दिया गया। बेकारी का प्रश्न, बेरोजगारी का प्रश्न इनके सम्मुख था। इसको देखकर गटकरियों ने विद्रोह प्रारंभ किया। कृषक वर्ग भी इनके साथ सम्मिलित हो गया। समनगढ़ तथा भूतरगढ़ के दुर्ग जीत लिए गए। इसी प्रकार सावंतवाड़ी में भी विद्रोह हुआ। सैनिक शक्ति के बल पर, दमन के बल पर अंग्रेजों ने इन विद्रोहों का दमन किया था, किंतु यहाँ भी विद्रोह की आग सुलगती रही थी। सतारा का विद्रोह। सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को सिंहासन से पृथक कर दिया गया तथा देश से निष्कासन की सजा उनको दी गई। इससे तात्कालिक रूप से समस्त प्रदेश में असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह लोकप्रिय शासक था। पूर्व से ही कृषक राजस्व की अधिक दरों एवं अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध थे। किसानों में असंतोष पूर्व से ही था। इस घटना के पश्चात 1840-41 में विस्तृत दंगे और विद्रोह प्रारंभ हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बहुत से सैनिक एकत्र कर लिए तथा बदामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। इस विद्रोह का दमन शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने किया, किंतु यहाँ भी विद्रोह और विरोध की आग सुलगती रही थी। सूरत का नमक आंदोलन। 1844 में अंग्रेजों के द्वारा नमक पर कर की दर आधा रुपये से, 8 आने जिसको कहा जाता था, आधा रुपये से बढ़ाकर 1 रुपये 16 आने कर दिया गया प्रतिमन। 40 सेर का
हुआ करता था। शेर 1 किलो से कुछ कम का होता है। जनता में इससे असंतोष फैला। नमक कर बढ़ने से, दोगुनी कर देने से सभी वर्ग के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इसमें कृषक भी सम्मिलित थे। अंग्रेजों के प्रबल विरोध के कारण उन पर आक्रमण भी अंग्रेजों पर शुरू हो गए। अंततः अतिरिक्त कर को अंग्रेजों को हटाना पड़ा। 1848 में अंग्रेज सरकार ने एक मानक नाप तौल लागू करने का प्रयत्न किया। स्वाभाविक है, जो नाप तौल भारत में उस समय इस क्षेत्र में प्रचलन में था, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। मन, सेर, छटाक, ये पद्धति यहाँ पर भारत में थी, उसको बदलकर किलो वाली पद्धति लाने का प्रयास उन्होंने किया था। ग्राम वाली 100 ग्राम, 50 ग्राम जो अभी पद्धति लागू है, इसको अस्वीकार किया गया। फिर से आंदोलन प्रारंभ हुआ। अंततः इसे भी अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। लोगों ने अपने मामले में इसको हस्तक्षेप माना और उनके पास जो पद्धति थी उसी को उन्होंने स्वीकार किया। यद्यपि आगे चलकर यह व्यवस्था परिवर्तित होकर किलोग्राम वाली पद्धति है, आप सभी परिचित हैं, वो वर्तमान में लागू है। दक्षिण भारत में अब देखेंगे, पश्चिम भारत के बाद दक्षिण भारत में विद्रोह हुए थे। विजयनगरम का विद्रोह 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरी जिलों से के प्राप्त करने के पश्चात उस पर कठोरतापूर्वक कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। 1794 में कंपनी ने राजा को अपनी सेना भंग करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपए अतिरिक्त भेंट देने की मांग की तथा इस हेतु विवश करने का प्रयास किया। राजा ने जब इसे अस्वीकार किया तो कंपनी ने उसकी जागीर जब्त कर ली। राजस्व की दरें बढ़ा दी गईं। इस कारण कृषकों ने भी अपने राजा का साथ दिया तथा विद्रोह प्रारंभ हुआ। राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया तथा युद्ध करते हुए, संघर्ष करते हुए मारा गया। अंततः अंग्रेजों ने उसके बड़े पुत्र को जागीर वापस कर दी तथा अपनी धन की मांग भी कम कर दी और इन प्रकारेण वहाँ पर शांति स्थापित की गई। समझौता अंग्रेजों को यहाँ पर करना पड़ा, झुकना पड़ा। डिंडीगुल तथा मलाबार के क्षेत्र के विद्रोह। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भूमिकर व्यवस्था कठोर थी। इसके विरुद्ध डिंडीगुल तथा मलाबार क्षेत्र के विशेषकर पॉलीगर जो थे, इनके द्वारा विद्रोह किया गया। 1801 से 1805 तक उत्तरी अर्काट तथा उसके आसपास के जिलों में पॉलीगरों ने विद्रोह किया। ये विद्रोह चलता रहा। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी पॉलीगरों ने कुछ विद्रोह किए जो 1856 तक चलते रहे। इस तरह से इस क्षेत्र में भी डिंडीगुल मलाबार के क्षेत्र में विद्रोह हुए। दीवान वेला टम्पी का विद्रोह। 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा से सहायक संधि की। महाराजा ने संधि की शर्तों से अपनी अप्रसन्नता जाहिर की या वो प्रसन्न नहीं थे। उनके सहायक कर देने में उनके द्वारा आनाकानी की गई। जो कर अंग्रेजों ने लगाया था, सहायक संधि के बाद जो कर लिया जाता था, बढ़ा हुआ था, इसको वो नहीं चुकाते रहे। लगातार धन का बकाया बढ़ता गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बड़ा धृष्टतापूर्ण था। कृषकों से अधिक कर की वसूली की जाने लगी। फलस्वरूप असंतोष बढ़ा एवं दीवान वेला टम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन तथा कृषकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों ने बड़ी सेना के साथ इस विद्रोह का दमन किया था। अगला था खोंड का विद्रोह, खंड या खोंड का विद्रोह। खोंड जनजाति के द्वारा, जो कि तमिलनाडु, मध्य भारत तथा बंगाल तक के क्षेत्र में निवास करती थी, इनके द्वारा 1837 से 1856 तक अंग्रेजों का प्रबल विरोध किया गया। इस आंदोलन अथवा विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई नाम के नेता के द्वारा किया गया था। इसका कारण अंग्रेजों के द्वारा राजस्व में वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त जमींदारों एवं साहूकारों का अंग्रेजों के साथ मिलकर इनका शोषण किया जा रहा था। इसके विरोध के फलस्वरूप यहाँ पर आंदोलन या विद्रोह की स्थिति थी। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इस काल में अनेक विद्रोह हुए थे, जिनकी संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ पर करेंगे अन्य विद्रोह के रूप में।
1804 में उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध जमींदारों और कृषकों ने विद्रोह किया, जो 1817 तक चलता रहा था। तो उड़ीसा के क्षेत्र में भी इस तरह की विद्रोहात्मक गतिविधियां की गई थी कृषकों के द्वारा। 1813 से 1834 तक पार्ला किमिदी का जो क्षेत्र था, इसमें विद्रोह हुए थे, जो कृषकों और जनजातीय लोगों के द्वारा किए गए थे। सौराष्ट्र के क्षेत्र के सरदारों ने 1816 से 1832 के बीच विद्रोह खड़े किए थे। महाराष्ट्र में 1824 से 1849 तक कित्तूर तथा अन्य क्षेत्रों में, इसके आसपास के क्षेत्रों में कई विद्रोह हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो वहाँ के मूल निवासी जाट हैं, इन्होंने अनेक विद्रोह अनेक अवसरों पर खड़े किए थे। इस तरह के अन्य विद्रोह भी थे जो भारत के अनेक क्षेत्रों में जनजातीय समूहों और कृषकों के द्वारा किए गए थे। इस प्रकार 1757 से लेकर 1857 तक अनेक जनजातीय एवं कृषक आंदोलन तथा विद्रोह हुए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, ज़्यादातर जो सामंत या राजा थे उनको पद से हटाया गया या उनके साथ सहायक संधियां की गईं या उन पर दबाव बनाकर उनसे अधिक कर लिया गया या उनको बदल दिया गया। ये जो इन्होंने किया था उसके विरोध में विशेषकर राजस्व की दरों में वृद्धि अथवा जमीन के मामले में कोई न कोई हस्तक्षेप अंग्रेजों ने किया था, पुरानी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की थी और उसी का विरोध स्थानीय जनता ने किया, विशेषकर कृषकों और जनजातियों ने। जैसा कि मैंने चर्चा की थी, जनजाति अधिक संगठित थे क्योंकि वो एक जाति या एक कबीले के रूप में एक साथ रहते थे, इसलिए उनका संगठन ज़्यादा दृढ़ था। आगे चलकर कृषक भी संगठित होने लगे थे। स्थानीय राजाओं को उन्होंने पद से हटाया था अथवा उनके अधिकारों में कमी की थी, इस कारण से भी विरोध हुआ था। स्थानीय जनजाति ने इन विद्रोहों एवं आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था तथा कृषकों की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस तरह से 1757 से लेकर 1857 तक अनेक कृषक एवं जनजातीय विद्रोह और आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, और जैसा मैंने चर्चा की, विशेषकर उनकी राजस्व नीति, बढ़ी हुई कर की नीति अथवा सामंत और राजाओं के मामलों में जो हस्तक्षेप किया गया था, उनको अपमानित किया गया था, उन पर अधिक कर लादा गया था, अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इनके कारण से ज़्यादा विद्रोह हुए थे।